This call is now being recorded. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में भारत तोमर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नमस्कार रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अभी किस नीलम गौर हाँ, हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खिमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली हुई है और थेरेपी को ये ऊंचाई मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा,
को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। और इसके माध्यम से हम, जैसे हम कहते हैं प्रार्थना में कि केवल हमारा उनका ही कल्याण नहीं होगा, हमारा भी निजी कल्याण होगा। इसी भावना के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चाइनीज पर सेमेस्टर 2 की बात कर रहे हैं। हमारे चाइनीज सेमेस्टर 2 में जो ट्रीटाइज 7 है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कोर्स में यद्यपि चैप्टर 9 तक ही सीमित है, नॉर्मली 9 तक ही सीमित है, एक आध चैप्टर कोई बाहर से ले लेते हैं, लेकिन नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि जो आगे 19 चैप्टर के पद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो सभी ऑर्गन के संबंध में अलग अलग पूरी उसकी वानगी पेश करते हैं। तो आप लोग जो कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं, एसपास का ही कोर्स पूरा कर पाते हैं, किताब बहुत लंबी है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चीजें हम लोग बता सकें भी बता दें, और अलग से कभी समय मिलता है हम लोगों को तो हम लोग अन्य क्लासेस भी, जो अन्य मतलब इसी किताब की आगे के चैप्टर्स हैं, उन पर भी एक वानगी प्रस्तुत जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस पर, और हमारे अगर हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, मैं और बता दूं आपको, तो एक हम लोगों के लेक्चर स्वाध्याय चिंतन में होते हैं। एक लेक्चर एक्यूप्रेशर का हमारा एक संगठन दूसरा है जिससे हम जुड़े हुए हैं, उसमें एक्यूप्रेशर पर हम वार्ता करते हैं। तो उसमें मोर और लेस कई चीजें उसमें शामिल हैं। उसके सेमेस्टर मैं आपको अलग से अगर डाल दूंगा तो उसको आप देख सकते हैं। मैं ग्रुप में डालता चलता हूँ धीरे धीरे कि आप उसको भी सुनते चलिए, तो आपको वो जो इस चैप्टर के और चीजें हैं वो भी आपको मोर और लेस समझ में आ जाएंगे। तो उसको भी मैं इसीलिए डालता हूं कि वो कोर्स से संबंधित है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर का है, वो एक्यूप्रेशर के संबंध में ही है, उसी का मूलभूत एक्यूप्रेशर, मूलभूत विकास या मूलभूत सिद्धांत और विकास, इस रूप में हम लोग उसको करते हैं। हर महीने होता है, तो इधर काफी दिनों से चल रहा है वो, ठीक है। ओके, तो ओवर टू पुनः स्वागत नीतू जैन मैडम का, और उनको आप सौंप रहा हूँ क्लास ट्रीटाइज 7 चैप्टर 9। थैंक यू सर। सर्वप्रथम अरविंद सर को मेरा सशक्त नमन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अब हम आज थोड़ा सा डायग्नोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रीटाइज 7 का चैप्टर 9 है डायग्नोज की, हाउ टू डायग्नोज, कि हम किसी भी बीमारी को डायग्नोज कैसे करें, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने से पहले हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है। तो उन चरणों में बहुत सारे चरण होते हैं कि हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे, तो हम आज उसको थोड़ा-सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डायग्नोज में हम देखते हैं कि चाइनीज एक्यूप्रेशर में जो अगर हम देखेंगे कि शरीर के अगर बाहर के कोई संकेत है, कोई मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर फुंसी हो गई है, या चेहरे का रंग काला पड़ रहा है, या आँखों में स्वेलिंग है, या कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अगर अंदर के ऑर्गन्स में कहीं प्रॉब्लम है, तो वो बाहर हमें नज़र आ जाती है। तो इस तरह से हम अंदर किस ऑर्गन में गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी ऑर्गन में कहाँ है, ये किस स्तर तक हो गई है, ये हम चाइनीज एक्यूप्रेशर में ये हम देखकर पता करके हम उसकी कार्यक्षमता और रोगों से ऑर्गन की कार्यक्षमता तथा रोगों का पता लगाया जाता है। शरीर के अंदर का देखकर, बाहर का देखकर अंदर का पता लगाया जा सकता है। तो ये गड़बड़ी किस स्तर तक हो गई है? हजारों वर्षों के अनुभव के द्वारा चाइनीज एक्यूपंक्चर में रोगों के निदान की एक विशिष्ट, सुस्पष्ट और प्रभावी विधि विकसित की गई है, जो अपने आप में अद्वितीय है। चाइना में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि शरीर के बाहर अगर मुआयना करते हैं तो अंदर की परीक्षा कर सकते हैं। इंस्पेक्ट द एक्सटीरियर टू एग्जामिन द इंटीरियर। चीन में मानते हैं कि शरीर के अंदर की बीमारी बाहर संकेत देती है। संकेतों को समझने और देखने तथा अंदर के ऑर्गन्स को उपचार करने से अंदर ऑर्गन्स की बीमारी ठीक हो जाती है। अगर हम बाहर के संकेतों को देखकर उसका उपचार करेंगे तो अंदर की बीमारी तो ठीक होगी ही, और जो बाहर जो उसके संकेत मिल रहे हैं, कोई फुंसी हो रही है, कहीं कालापन है,
कहीं हमें कान में कई बार हमें कान में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि कान में फुंसी हो गई, फोड़ा हो गया, पस निकल रहा है या कहीं और किसी उँगली में हो रही है, कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम है, तो हम उसका उपचार अंदर के ऑर्गन को देख करते हैं, तो बाहर भी वो ठीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्यास नहीं लग रही है, तो प्यास नहीं लग रही है तो इसका मतलब है शरीर के अंदर में ठंडक है। अब ठंडक को अगर हम कम कर देंगे, तो प्यास लगने लग जाएगी। अब निर्णय लेने की क्षमता गॉल ब्लैडर में ऊर्जा का अभाव बताती है। रोग की बात न करना चाहे तो हमें जानना चाहिए कि अंदर स्प्लीन में कमजोरी है। गॉल ब्लैडर हमें निर्णय लेने की क्षमता बताता है। अगर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, क्या करें, क्या ना करें, तो वो हमें इसका मतलब है गॉल ब्लैडर में की ऊर्जा की कमी है। और इसी तरह से अगर यूरिन अगर कोई जाता है, उसके बाद में उसको पेन हो रहा है, तो यूरिनरी ब्लैडर में डेफिशिएंसी है, उसके कारण हो रहा है। और अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को यूबी को टोन कर देंगे, तो उसको आराम मिल जाएगा। अगर कोई शौच करने के बाद में अगर किसी को गुदा में दर्द, कूथन हो, तो लार्ज इंटेस्टाइन में की डेफिशिएंसी के कारण होता है, अगर बाद में होता है तो। और अगर लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन को हम टोन करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर शौच जाने से पहले अगर हो रहा है, तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में ऊर्जा की कमी है। तो ऊर्जा की कमी है, तो हम उसे टोन करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से पहले शौच पहले होगा तो हाँ सर, एक्सेस उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। शौच के पहले पहले अगर होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस एक्सेस अच्छा, एक्सेस है, एक्सेस कंडीशन है, तो उसे हम सेडेट करेंगे। और अगर शौच करने के बाद होता है, तो डेफिशिएंसी के कारण है, तो उसे हम टोन करेंगे। तो इसी तरह से हम कई चीजें देखेंगे। और अगर हम डायग्नोस करते हैं किसी चीज को, तो डायग्नोस के लिए बहुत सारे स्तर होते हैं, लेवल्स होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे मेरिडियंस जो जाती हैं शरीर में, जो भी हमने पढ़ी है इतनी सारी मेरिडियंस, तो मेरिडियंस हमारे एक तो होता है कि फर्स्ट है मेरिडियन स्तर पर रोग होता है, सेकंड होता है ऑर्गन स्तर पर रोग होता है, और थर्ड होता है मेरिडियन और ऑर्गन दोनों स्तर पर रोग होता है। तो मेरिडियन स्तर पे जो रोग होता है, वो ऊपरी सतह पर होता है। उसका उपचार बहुत आसान होता है, बाहरी सतह पर होता है, तो उसका उपचार आसान होता है और जल्दी ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ऑर्गन स्तर पे रोग होता है, तो वो अंदरूनी होता है, इंटरनल होता है रोग रोग जो डिजीज़ होती है, इंटरनल होती है। उसका उपचार थोड़ा-सा हमें करने में टाइम भी लगता है और थोड़ा कठिन भी होता है। और अगर मान लीजिए डिसीज़ दोनों में है, ऑर्गन में भी आ गई है, अगर पहले मेरिडियन में आई है और फिर ऑर्गन में भी आ गई है, अगर दोनों में आ गई है, तो उसका उपचार अधिक समय लेता है। इन तीनों लेवल्स को अगर हम पहचान करें, कैसे पहचान करें कि किस तरह से मेरिडियन में आई है या ऑर्गन में आई है या दोनों में आई है, तो उसके अलग-अलग सिद्धांत होते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो रोग ऊर्जा बढ़ने के कारण हुआ है या घटने के कारण हुआ है, तो ये हमें पहचानना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रोग के कारण या तो रोग हुआ है, उसके कारण ऊर्जा बढ़ी है या घटी है, या ये भी हो सकता है कि ऊर्जा बढ़ी है, उसके कारण रोग हुआ है। दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर ऊर्जा बढ़कर रोग हुआ है या रोग के कारण ऊर्जा बढ़ी है, तो इन दोनों अवस्थाओं में हम उपचार सेडेशन देके करेंगे। अगर हम सेडेशन देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस कंडीशन है। और अगर रोग ऊर्जा घटकर हुआ है या फिर रोग के कारण ऊर्जा घट गई है, तो हम उसको टोनिफिकेशन करेंगे। तो टोन करेंगे, और कब टोन करेंगे, कब सेडेट करेंगे, इसके भी बहुत सारे नियम और सिद्धांत होते हैं। कभी-कभी शरीर में कहीं एक्सेस होती है, कहीं डेफिशिएंट होता है, और तब रोग का प्रादुर्भाव होता है, तब रोग उत्पन्न होता है। तो अगर एक्सेस है, तो हम वहाँ पर सेडेशन करेंगे, और डेफिशिएंट है, तो हम वहाँ पर टोन करेंगे। उन्हीं बिंदुओं को हम उनसे संबंधित बिंदुओं को टोन और सेडेट करेंगे। मेरिडियंस जो होती हैं, उनका संबंध जो होता है, वो शरीर के बाहरी भाग से होता है। और शरीर के बाहरी भाग में सतही ऊपर के सुपरफिशियल लेवल पे जो ऊर्जा होती है। और शरीर का बाहरी भाग जो होता है, वो स्किन और मसल्स उनके करीब होता है। अब हम देखते हैं ऑर्गन्स के लिए, तो ऑर्गन्स का संबंध शरीर के अंदरूनी भाग से होता है। शरीर का अंदरूनी भाग जो होता है, वो उसमें गहराई वाली ऊर्जा होती है, डीप डीप लेवल की एनर्जी वाली होती है। और शरीर के अंदरूनी भाग में ऑर्गन्स में एक तो ऑर्गन्स आते हैं और बोन्स आती हैं। तो ये हमारे लॉज होते हैं, जिनको देखकर हम डायग्नोस कर सकते हैं। कुछ रोगों में मेरिडियंस में समस्या रहती है, ऑर्गन्स प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे भी रोग तो होते हैं जहाँ ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं,
लेकिन मेरिडियंस प्रभावित नहीं होती हैं। कभी कभी ये भी होता है कि मेरिडियंस प्रभावित नहीं होंगी और ऑर्गन्स प्रभावित हो जाते हैं। अब हमें एक्सेस, अगर एक्सेस है तो हमें हमने जो 8 गाइडिंग प्रिंसिपल देखे थे उसमें इन और यांग भी था। तो एक्सेस है तो यांग है। और अगर यूरिन की, स्टूल की, लार, विचार, इनकी स्टैग्नेशन है, रुकावट है, तो इसका मतलब एक्सेस कंडीशन है। हाई ब्लड प्रेशर है तो एक्सेस एनर्जी है। नींद नहीं आ रही है, इंसोमिया अगर है तो वो एक्सेस कंडीशन में आएगा। हाइपर एक्टिव एक्सेस कंडीशन में होती है। इसी तरह से अगर किसी को एंगर, क्रोध ज्यादा आता है, चिंता ज्यादा करता है, तो वो एक्सेस कंडीशन में हम उसे मानेंगे। डेफिशिएंट कंडीशन में मांसपेशियों की कमजोरी आ जाती है। शून्यपन, कहीं पे भी हमें शून्यपन आ रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंट है। और उसके अलावा खुजली होना, ऐसा 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 फील होना कि शरीर के ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, हल्का हल्का सा रेंगन की अनुभूति होती है, तो वो भी हमें डेफिशिएंसी बताता है। ऐसा दर्द जो दबाने से घट जाए तो भी वो डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंसी इन होती है। इन अगर हमें पहचानना, डेफिशिएंसी इन है। ठंड लगना, ये भी डेफिशिएंसी में आता है। मूत्र, मल, लार, विचारों को न रोक पाना, ये सब डेफिशिएंट कंडीशन में कंडीशन को शो करता है। इस तरह से डेफिशिएंसी अगर कहीं है तो हम उनको उनसे संबंधित बिंदुओं को टोन करेंगे, और एक्सेस कंडीशन है तो उनसे संबंधित बिंदुओं को हम सेडेट करेंगे। पर हम इस प्रकार से हम जर्म, अगर हम स्किन को देखेंगे, वर्ण देखेंगे किसी का कि उसका स्किन का कलर क्या है, हड्डियों को देख के, रोग का मार्ग, दर्द का स्थान देख के, दर्द का प्रकार, शून्यपन का स्थान, शून्यपन का मार्ग, कहीं ऐंठन आते हैं, कई बार हमें काफ मसल्स में बहुत ऐंठन आते हैं, तो उसका स्थान, ऐंठन का मार्ग, गंध, मल मूत्र पसीना, आवाज, मानसिक स्थिति, मनोभाव, जीभ, पसंद नापसंद, किसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये हमने पढ़ा भी था कि टेस्ट किसको कैसा टेस्ट पसंद है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को खट्टा पसंद होता है। उस हिसाब से भी हम ये देख सकते हैं कि डायग्नोस करके कि उसे क्या प्रॉब्लम है। कद-काठी, उन्माद, विकार, भूख, प्यास आदि के कई संकेत हमको अंदर के रोगों की जानकारी देते हैं। अब टंग डायग्नोसिस भी इसी तरह से हम टंग डायग्नोस करते हैं। अगर जैसे टंग डायग्नोस हम आगे जब सर की क्लास होगी तब हम टंग डायग्नोस भी पढ़ेंगे। तो टंग डायग्नोसिस में जैसे जीभ के साइड में एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे जीभ के साइड में अगर दांतों के निशान है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी है, और वो स्प्लीन में डेफिशिएंसी बताता है, क्योंकि स्प्लीन हमारा आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, और अगर वहां पर डेफिशिएंसी है तो हमें टंग में पता चल जाएगी। तो शरीर के एक भाग को देखकर सारे शरीर के रोगों का पता लगाने की कला और विशेषता चीन में विकसित हुई है। नब्ज, चेहरा, जीभ आदि देखकर शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाया जा सकता है। शरीर में मे आई आस्क वन क्वेश्चन? अभी भी जी आपने बताया कि टंग में दांत के निशान, दैट इज आइदर साइड, किनारों में। हाँ जी, शरीर दोनों साइड में, अगर स्प्लीन हमारी जो है वो दोनों साइड में, अगर हम टंग डायग्नोसिस के में वहां तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर है। नहीं, लिवर जो साइड में जो टंग के निशान होते हैं, दांतों के निशान होते हैं, वो स्प्लीन डेफिशिएंसी बताते हैं हमें। या अगर वो दांतों से चबाता है मरीज जीभ को दोनों किनारों में, तो वो भी एक ही चीज ही है। जी, अगर वो दांतों के निशान है तो वो स्प्लीन की डेफिशिएंसी ही होगी। निशान की जगह अगर वो चबाने की कोशिश करता, कहता है मुझे दोनों तो फिर दांतों से जीभ को दबाने का मन करता है, तो वो उसका मतलब वही हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ना ना, वो ऐसा है कि वो टंग में स्पेशली जो है, अब आप कभी एक आध इंस्पेक्ट करिएगा तो जैसे जीभ में आप होगा तो चारों तरफ, मतलब जो स्प्लीन का एरिया है वो वर्चुअली स्टमक के एरिया के बिल्कुल बाहरी भाग की तरफ कवर कर रही है स्प्लीन। तो वहां आपको स्पेशल टीथ मार्क बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे, जैसे लगेगा टीथ पड़ी हुई है। और वो लेकिन अगर चबाना, वो कहता है उस एरिया को दबाने का दिल करता है, वो नहीं, चबाता है, वो तो अलग वो अलग पॉइंट चीज, होता है, वो उससे वो कोई मतलब नहीं। वो वो अलग चीज दबाने, है। वो सिम्टम नहीं, वो अच्छा तो सर, ठीक वो मत दूसरा हो सकता है, ये वो उसका नहीं है। वो ठीक। स्पेशली जो है वो ऐसा नहीं है कोई दबाता है, वो दबाने के मार्क आपको उसमें दिख जाएंगे। तो वो अच्छा, कोई वो डिफिशिएंट कंडीशन की वजह से होता है, स्प्लीन की वजह से। जी, राइट सर, राइट सर, और एक आध देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है, आपको दिखाई पड़ेगा, क्लियर। राइट राइट सर। जी,
चलिए। तो प्लीज मूव। थैंक यू जी। अब हम डायग्नोस अगर करते हैं तो जैसे कि चीन में कहा जाता है कि कपड़े का एक टुकड़ा बताता है कि थान कैसा है। कई बार हम जब किसी शॉप पे जाते हैं, हमें कपड़ा खरीदना होता है, तो हम कपड़े का हाथ लगाकर छू कर उसे देखते हैं कि उसमें कितना कॉटन है, कितना उसमें सिंथेटिक है, कितना उसमें सिल्क है, क्या है। तो हम उसको देखकर बता सकते हैं कि वो पूरा थान कैसा होगा। तो इसी तरह से अ पार्ट रिफ्लेक्ट्स द होल। शरीर का एक चीन में कहा जाता है ना, इसी तरह से कि जैसे कि शरीर में किसी कोई सूजन आई है, कहीं पर सूजन आई है, तो सारे शरीर की अवस्था बता देती है कि सारे शरीर में किस तरह की बीमारी आई है। तो इस तरह से नब्ज देखकर, वर्ण देखकर, आवाज़ सुनकर और शरीर को देखकर शरीर में रोग कहाँ है, इसका हम पता कर सकते हैं। अब हम डायग्नोज़ जब करते हैं, तो उसके 4 प्रकार होते हैं, हम 4 प्रकार से डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है उसमें देखकर रोग निदान करना, फिर है सुनकर या सूंघकर निदान करना, फिर पूछकर निदान करना और महसूस करके निदान करना। तो जो देखकर निदान करना है उसमें देखना यानी कि निरीक्षण करना। तो निरीक्षण किस चीज़ का कर सकते हैं हम? जैसे शरीर की आकृति का निरीक्षण कर सकते हैं कि उसकी आकृति किस तरह से, हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अभी हम। तो उस तरह से देखकर शरीर की आकृति का निरीक्षण करके हम पता लगा सकते हैं कि वो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और तो ये शरीर जो के पांच तथा शारीर एक सेकंड, जो पांच आपके ज्ञानेंद्रियां हैं, आप इसको इस रूप में इसको याद करिए कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों को देखिए। एक आंख है तो देख कर, दूसरा क्या है, सुनकर और सूंघकर, 2 ज्ञानेंद्रियां हुई ना। एक कान हो गए और एक नाक हो गई, तो 2। तीसरा तीसरा पूछ कर यानी टंग इन्वॉल्व हुई, और तीसरा चौथा महसूस कर माने आपका स्किन इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से जिस तरह से सर ने बताया, तो अगर हम देखकर निरीक्षण करके रोग निदान कर रहे हैं, तो शरीर के शारीरिक विसर्जनों के रंग का निरीक्षण कर सकते हैं। शरीर के व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व देखकर हम पता लगा सकते हैं। उसकी गति, उसकी चाल-ढाल देखकर हम पता लगा सकते हैं। उसके स्किन पर दाग धब्बे कहीं पर हैं, तो हम पता लगा सकते हैं। आँखों और पलकों का निरीक्षण कर सकते हैं, नाक का निरीक्षण कर सकते हैं, दाँत और मसूड़ों का निरीक्षण कर सकते हैं, बालों का भी हम निरीक्षण कर सकते हैं। इसी तरह से हम नाखूनों को देखकर, हाथ-पैरों के हम नाखूनों को देखकर हमें बहुत अच्छे से हम उसका कर सकते हैं कि डायग्नोज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। और बालों का निरीक्षण कर सकते हैं। और हम एक्सक्रीशन, जो शरीर में से हमारे मल-मूत्र, पसीना और लार, इन सब का निरीक्षण करके हम पता कर सकते हैं कि रोग कहाँ पर आया है। जीभ का टंग टंग डायग्नोज़ हम कर सकते हैं। इसी तरह से हम सुनकर तथा सूंघकर, सुनकर यानी कि जैसे सर ने बताया कान से और नाक से, ये 2 इसमें ज्ञानेंद्रियाँ आ गई हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर रोगी हमारे पास आया है, तो रोगी की आवाज़ सुन के, उसकी बातें सुनकर, वो बोल रहा है, उसकी आवाज़ किस तरह से तेज़ बोल रहा है या धीरे बोल रहा है या रोती हुई आवाज़ में बोल रहा है। उसकी साँस बहुत तेज़ चल रही है या धीरे चल रही है, वो सुनकर, उसके मुँह, पसीने, मल आदि से वाली ये गंध गंध में आएगा कि जब वो आएगा, अगर उसके मुँह से कोई दुर्गंध आ रही है, मान लीजिए उसके मुँह से साँस के साथ दुर्गंध आ रही है, तो इसका मतलब उसके स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। और मल-मूत्र में दुर्गंध आ रही है, तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई है। यूरिनरी ब्लैडर में भी ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है। अगर उसके पसीने में से स्मेल आ रही है, हमारे पास आके बैठा है और उसके पसीने में से बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है कि लंग्स में ह्यूमिड हीट बढ़ी हुई है। तो इस तरह से हम उसके ये मल-मूत्र वगैरह की गंध को सूँघ कर भी हम पता लगा सकते हैं। तीसरा आता है इसमें पूछकर रोग निदान करना। अब पूछकर हम रोगी से कई क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें क्या बीमारी है? कैसे कब आई? क्या हुआ? ठंड लगती है या गर्मी लगती है? तो इस तरह से हम उसको गर्मी या ठंड कहाँ लगती है? तो ये पता कर सकते हैं। दर्द कहीं हो रहा है तो उसका प्रकार, किस तरह का दर्द हो रहा है? दबाने से कम है या दबाने से ज़्यादा हो रहा है? अगर दबाने से दर्द कम हो रहा है, तो वो कंडीशन डेफिशिएंट है, दबाने से बढ़ रहा है तो एक्सेस है। सर दर्द, अगर सर में दर्द हो रहा है तो वो कहाँ पे किस साइड हो रहा है, वो हम पता लगा सकते हैं, स्थान पूछ के पता लगा सकते हैं। चक्कर आते हैं या नहीं आते हैं उसे, उसके मोशंस के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, यूरिन के बारे में हम जानकारी पूछ कर ले सकते हैं, भूख के बारे में और क्या खाना पसंद करता है।
प्यास के बारे में, कितना पानी पीता है, भूख कितनी लगती है, मुँह का स्वाद कैसा है उसका, सुनाई कैसा देता है उसे, उसे ऊँचा सुनाई देता है या उसका नॉर्मल है, आँख के बारे में, उसके दिखता कैसा है उसको या उसकी आँख के बारे में अगर कोई उसको प्रॉब्लम है तो उससे पूछ के हम पता लगा सकते हैं। नींद उससे पूछ सकते हैं कितने घंटे वो सोता है, क्योंकि नींद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे उसमें आती है कि हम कितने बजे वो सोता है, कितने बजे वो उठता है, कितनी गहरी नींद आती है, सपने आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये सब हम उससे पूछ के पता लगा सकते हैं। मासिक धर्म संबंधी अगर लेडीज़ हैं, तो मासिक धर्म संबंधी जानकारी हम उससे पूछ के हम रोग का निदान कर सकते हैं। चौथे में आता है हमारा महसूस करके। महसूस करके भी हम कर सकते हैं और या फिर हम नब्ज़ देखकर या दबाकर, ये भी हम निदान कर सकते हैं कि जैसे कि हम कलाई के पास अब नब्ज़ देखी, शरीर की नब्ज़ देख सकते हैं, सर की नब्ज़ देख सकते हैं, इसे अपर पल्स कहते हैं। हाथ के बीच की नब्ज़ देखकर इसे सेंटर पल्स कहते हैं। पैर की नब्ज़ देखेंगे तो इसे लोअर पल्स कहते हैं। प्रतिनिधि नब्ज़ देखकर, तो इस तरह से हम नब्ज़ देखकर या दबाकर भी हम पता लगा सकते हैं कि बीमारी कहाँ है और किस स्तर तक आई है। तो इस तरह से हम डायग्नोज़ हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। अब आता है कि सबसे पहले है कि रोगी को देखकर में हम रोगी की संरचना, हमने ये देखा था कि रोगी की संरचना कैसी है। तो रोगी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, तो मानव शरीर हम जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल। तो ये पाँचों तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ये शरीर में पाँचों तत्व हमारे शरीर में होते हैं, किंतु हर हर व्यक्ति के शरीर में पाँचों तत्व मिलेंगे हमें। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक तत्व से ही मिलकर वो बना है, लेकिन कई बार ये होता है, कई बार नहीं, हमेशा ही ये होता है कि एक तत्व की उसमें प्रधानता होती है, सबसे ज़्यादा एक तत्व होता है। तो हम उसे बोलते हैं कि इसमें ये व्यक्ति वाटर कॉन्स्टिट्यूशन का है या वुड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है या फायर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या अर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या मेटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह से हम उसको देखकर पता कर सकते हैं। तो इसमें बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। कई बार लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं बॉडी में और कई बार शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में मतलब कि जैसे कि धीरे-धीरे वो चेंज हो रहा है उसका शरीर, तो उससे हम पता कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एकदम से कोई बीमारी आई, एक्यूट टाइप आई, तो वो बॉडी में चेंज आता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। चाल-ढाल से हम पता कर सकते हैं कि उसकी चाल कैसी है, तेज चलता है, धीरे चलता है। सर के बाल देखकर हम पता कर सकते हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं या नहीं झड़ते हैं। बाल अगर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो किडनी की डेफिशिएंसी, किडनी एसेंस के पॉइंट हमें लगाने चाहिए। चेहरे का वर्ण देखकर पता कर सकते हैं। फ़ोरहेड, ललाट देखकर हम पता कर सकते हैं। आँखें देखकर, नाक देखकर, मुँह और होंठ को हम देखकर हम पता कर सकते हैं। दाँत और मसूड़ों को देख के, गले को देख के, नाखून को देख के, कान, हाथ, स्किन और चर्म पे वेन्स को देखकर हम पता कर सकते हैं। ये सब हम आगे अब हम आगे-आगे पढ़ते जाएँगे कि किस तरह से हम इसको डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको पता कर सकते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा वाटर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाटर कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्ति किस तरह के होते हैं? तो वाटर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आता है ये व्यक्ति जो होते हैं वो गोल-मटोल होते हैं। थोड़े से गोल-गोल मटोल से होंगे और गोरे रंग के होंगे ये और इनको टाइप ये देख लीजिए, पिक्चर देख लीजिए पहले। पिक्चर 2 मिनट दिखा दो। ये पिक्चर है जी, व्हाइट वाटर टाइप की। अब इसी का डिस्क्रिप्शन आगे ये देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन आगे है। जी ठीक, सर। ये अब वाटर आगे। कॉन्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, गोल चेहरा होता है, शरीर भी गोल होता है इनका, कद इनका छोटा होता है, गोरा रंग होता है और इन हमने देखा है इनकी हम आप कभी अच्छे से नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि नाटे कद के तो होंगे ये, लेकिन इनके पैर होते हैं छोटे और इनकी जो स्पाइन और गर्दन, ये पूरा एरिया इनका ज़्यादा लंबा होता है पैरों की कंपैरिज़न में। तो इस तरह से ये वाटर हम पता चल रहा है, हमें तुरंत पता चलेगा ये वाटर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और मानसिक रूप से एकदम से उग्र हो जाते हैं। जब अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई तो जैसे दुखी हुए तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे, खुश भी हुए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। इनका पाचन तंत्र बहुत मज़बूत होता है। ये कुछ भी खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है इन्हें आसानी से। मिथ्याभाषी ज़रूर हो सकते हैं, सत्य को छिपाने वाले हो सकते हैं और
मोल तोल बहुत करते हैं। अगर हम बाजार जाएंगे तो मोल तोल बहुत करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कामुक होते हैं। मैथुन के नए नए तरीके खोज सकते हैं और एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संपर्क करना इनकी आदत में हो सकता है। इन्हें जब किडनी, बीमारी आती है, किडनी याद करिए, किडनी, यहाँ पर ध्यान तुरंत दीजिए, किडनी। किडनी, क्लियर? वाटर टाइप में मतलब किडनी। चलिए आगे। तो ऐसे व्यक्तियों को जब बीमारी आती है तो वो या तो बीमारी आती नहीं है, आती है तो बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। बीमारी और उनको ठीक होने में भी काफ़ी समय लगता है। इसका कारण होता है बहुत ज़्यादा मैथुन के कारण किडनी एसेंस या किडनी की कमी। क्योंकि वाटर टाइप में किडनी हमारी आती है तो किडनी एसेंस या किडनी की कमी से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाँ, अगर वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम सबसे पहले अगर उसे कोई बीमारी है या ना है, तो भी हम वीक में महीने में 7 दिन के लिए हम उसे किडनी का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या तो किडनी एसेंस का या किडनी की का। वाटर बोन से संबंधित है, पहले समझ लीजिए। बोन से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। किडनी में सारी एनर्जी लास्ट में है, तो बोन भी लास्ट का पॉइंट है, सबसे अंदर होता है, अंदरूनी भाग में होता है फिजियोलॉजिकली। तो अगर शरीर संरचना देखें मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो सबसे अधिक जो है अंदर कौन होता है? अंदर होता है हमारा बोन। तो बोन, इसका मतलब क्या हुआ कि बीमारी सबसे अंदर की ओर अगर आई बीमारी, तो सबसे अंदर पहुंच गई, तो नेचुरली इनको समय लगेगा। ये कंसेप्ट है, ठीक है। और जी चूंकि सर। किडनी है, इसलिए किडनी एसेंस पर ध्यान देना है। चलिए आगे। तो किडनी एसेंस जिस तरह से बीमारी जड़ में बीमारी पहुंच जाती है, तो किडनी एसेंस भी हमारा रूट है। तो हम किडनी एसेंस पे इलाज देंगे। तो सबसे पहले सिम्टोमेटिक उपचार देंगे, उसके बाद किडनी एसेंस का जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो देख के पहले तो उसका उपचार देंगे और फिर हम किडनी एसेंस का उपचार देंगे। किडनी एसेंस में अगर हम K3, K6, CV4, GB4, GB14, GB20 है, GB20 की जगह जीवी गवर्निंग वेसल 20 गवर्निंग करेंगे वेसल, हम। जी। जी सर। गवर्निंग वेसल 20, GB39, UB11, UB15 और एक पॉइंट और है UB23। तो इन पॉइंट्स को हम टोन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि किडनी और दोनों साइड करेंगे। पहले मैम ने बताया था कि पहले सर सिर्फ एक ही राइट हैंड में देते थे, अब हम दोनों हाथों में इसका दोनों, ट्रीटमेंट देते हैं दोनों और हाथों। बायलेटरल देते हैं और किडनी एसेंस का ट्रीटमेंट ये टोन करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम टोन करेंगे। यहाँ पे K3 हमारा अर्बन सोर्स पॉइंट है, तो ये किडनी को टोन करेगा। और किडनी को टोन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है K6, किडनी इन को टोनिफाई करता है। CV4 जो है वो हमारे सभी दरवाजों का प्रमुख पॉइंट है। GB4 जन्मजात संरचनात्मक ऊर्जा का पॉइंट है। तो ये हम पॉइंट को, इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसके अलावा किडनी की कमजोरी है, तो किडनी की डेफिशिएंसी के लिए हम लगाएंगे K3, CV4, GB4, UB23 और UB47 और जिंगोंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये जिंगोंग जो पॉइंट है UB23, UB47, GB4 इसी लाइन में इन्हीं के पास का पॉइंट है। तो ये पॉइंट हम इनको भी हम टोन करेंगे। तो ये जिंगोंग पॉइंट है, ये CV3 के 3 कोण लेटरल, दोनों तरफ लेटरल साइड में स्थित होता है। अगर हम इसे इसकी ओरिजिनल स्टेट देखेंगे तो अब है, नेक्स्ट है हमारा मैम, सर कुछ पूछना है। जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ दी मैं कि वाटर टाइप को वाटर टाइप के ही रोग होंगे, उसको फायर वाले नहीं होंगे? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि फायर वाले नहीं होंगे, लेकिन वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रधानता वाटर टाइप होगी। प्रधानता जो होगी, अगर उसे कोई रोग होता है तो हम उसे किडनी का रोग, जो सिम्टम्स हैं वो तो सिम्टम्स का उपचार हम करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम अगर उसे किडनी एसेंस या किडनी की का देंगे तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसे वुड टाइप के रोग नहीं होंगे, रोग तो कोई से भी हो सकते हैं, रोगों का वो नहीं है, लेकिन हम उसको किडनी के ट्रीटमेंट जरूर देंगे साथ में। और किडनी यिन और किडनी यांग क्या होता है? ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन जैसे किडनी इन और यांग से ही रिलेटेड है ये। तो सरिता जैसे जैन किडनी, मैडम, ऐसा देखिए, ये इसीलिए कहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्पेशली के पहले एक ऐसा पढ़ाया जा चुका है, स्पेशली चैप्टर में कई बार बताया जा चुका है कि कोई भी
इन और यांग आपको पहले समझ लीजिए। अगर इन यांग को नहीं समझ पाए तो आगे तो हम पूरा सारी थ्योरी बेकार हो जाएगी। इन यांग होता है कि कोई भी प्रकृति के दो रूप है, उन्होंने जब इन यांग है तो वो किसी भी ऑर्गन में दो पार्ट होंगे, एक इन पार्ट होगा, एक यांग होगा। इन में यांग होगा, यांग में इन होगा, इसीलिए कहा गया कि इन में यांग, यांग में इन। तो अब कोई भी स्ट्रक्चर और फंक्शन, हर किडनी में इन यानी किडनी का इन पार्ट माने स्ट्रक्चरल पार्ट, और किडनी का यांग पार्ट माने किडनी का फंक्शनल पार्ट। तो हर ऑर्गन में ये होगा, हर ऑर्गन का एक इन होगा, एक यांग होगा। तो उसी तरह किडनी का भी इन होगा, एक यांग होगा। ठीक है, ओके सर जी। हर ऑर्गन का होगा, ऐसा मत सोचिए। इसीलिए बात में वो बोले थे जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे पहले, तो मैंने बोला था कि ये कंसेप्ट हमेशा आएगा कि इन यांग कैसे। भाई हम कहेंगे अरे किडनी तो इन जो है ऑर्गन है, उसमें कैसे किडनी इन हो गई, किडनी यांग हो गई। तो किडनी में नहीं होगी, सभी में होगी, इन भी होगा, यांग भी होगी। जैसे आपके अंदर स्ट्रक्चर भी है, आपके अंदर फंक्शन भी है। आपका शरीर मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, दुबला हो सकता है, लंबा हो सकता है, ये आपका स्ट्रक्चर है। लेकिन आप तेज चलते हो, आप धीमे चलते हो, ये आपका फंक्शन है। तो वो जब फंक्शन की बात आएगी तो यांग हो जाएगा, जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो इन हो जाएगा। चलिए आगे। सर एक क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड था। जी जी सर वो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तब ये यिन और यांग की बात करते हैं किसी भी ऑर्गन की, तो हम उसे इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे कि जो स्ट्रक्चर पार्ट और फंक्शनल पार्ट। हाँ, नॉर्मली इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए इन और यांग एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है, दोनों एक ही प्रकृति के दो शक्तियों के रूप में कहा गया है। इसीलिए इन यांग की थ्योरी चाइनीज में बहुत है। इन यांग के इन माने सर्दी, यांग माने गर्मी, ठीक है, यांग माने बाहरी, इन माने अंदरूनी। ये सब जो आप पढ़े चैप्टर पढ़िए ना, इसी चैप्टर और प्लस इसमें ट्रेटाइज में 7 में शुरू के चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 शायद है, तो आप उसमें पढ़िए, उसमें लिखा हुआ इन यांग माने गर्मी लग रही तो माने यांग शक्तिशाली होगी। और यांग की एक शक्ति है कि यांग की ही शक्ति है, दोनों बड़ी शक्तियां हैं। इसको आप लोग पढ़िए, इन यांग पर हमारे 3-4 लेक्चर हैं, और आप उसको पढ़िए। जब तक पढ़ेंगे नहीं और इन यांग समझेंगे नहीं तो चाहे जितना आप पढ़ जाए, आगे 10वां पढ़ जाए, इन यांग कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पूरे थ्योरी बेस्ड है, सबसे बड़ा सिद्धांत है, और ऊर्जा का सिद्धांत है, ये सबसे बड़ा सिद्धांत है, और प्लस उनका मेरिडियन सिद्धांत। 2 ही सिद्धांत में पूरा चाइनीज टिका हुआ है। अगर इन यांग को हम लोग भी नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए, बाद में फिर एम्प्टी हीट नहीं समझ पाएंगे, फुल हीट नहीं सर, जैसे लिखा रहता है ना, ये आपने जैसे बताया, ये इन सर्दी, यांग गर्मी, इन लाइट, यांग डार्कनेस, ऐसे तो समझ में आता है। लेकिन जब किसी भी हम ऑर्गन पे बात आती है तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो सब गड़बड़ होने लगता है। नहीं ठीक है, वो अलग पॉइंट है, वो इसलिए होता है। सर सेम मेरा भी ऐसा ही होता सर, जब अपन ऑर्गन या ट्रीटमेंट पे जाते हैं ना तो फिर यिन यांग में कंफ्यूजन होने लगता है। ऐसे तो मालूम है यिन यांग क्या है। मैं सबको कह रहा हूँ, पहले आप लोग ध्यान दीजिए। कभी भी देखिए 2 चीजें हैं, पहला हम ट्रीटमेंट का सेकंड पार्ट, हम नहीं कहते ट्रीटमेंट मत करिए, लेकिन थ्योरी को जब नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो उस वाले कंसेप्ट में फिर आपको क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं होगा, दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा। ये थोड़ा सा ये पढ़ने की जरूरत है। हर चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर को जब अब आप पूछा जाएगा तो उस चैप्टर को मान लीजिए आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो केवल यही नहीं है, आप पढ़िए पूरा। हमने पूरा लेक्चर दिया हुआ है, इसे भी कि वो जो आए हैं हमने कंसेप्ट दिया हुआ कि क्यों इन यांग की बात कर रहे हैं। अंदर शरीर में इन क्या है, शरीर में इन रक्त क्या है, बोलिए व्हाट इज ब्लड? यांग इन है सर। इन है सर। इन भी नहीं है। देखिए रक्त इन भी नहीं है, रक्त इन स्वरूप है। भाई फिर वही मैं कहा, आप अगर वो लेक्चर सुना हो तो मैंने कहा था कि रक्त कोई भी इन नहीं है, कोई भी यांग नहीं है, ये इन स्वरूपा है और यांग स्वरूपा है। रक्त जो है इन स्वरूप है, रक्त इन नहीं है, क्योंकि इन तो बड़ी सार्वभौमिक शक्ति है, प्रगति की सत्ता है, वो नहीं है। उससे हम कंपैरिजन करते हैं कि और ये लिखा हुआ है और पढ़ा हुआ, उसको पढ़िए। 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो चुके हैं इस पर,
इन यांग पर। वो पढ़ के और पढ़िए तो थोड़ा समझिए कि शरीर में स्ट्रक्चर में पॉइंट को क्लियर कीजिए, जैसे भी आपने ब्लड को बताया कि वो इन स्वरूप भी और यांग स्वरूप भी है। अब ये वो पढ़िए लेक्चर, वो लेक्चर पढ़िए और सुनिए और उसके बात करिए। सर ये इन यांग पे सुना है आपने? मैडम बोले सर, वो आपने पढ़ा है इन यांग वाला? हाँ जी, पढ़ा है मैंने। सुना है? सुना ही नहीं, सुना वाला हमारा वो जो आपने लास्ट टाइम जब कराया था ना इन यांग का, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने क्लास अटेंड की थी, पर उसमें भी तब भी मुझे मैं दोबारा तो नहीं सुन पाई उसे। इन यांग पर 3 लेक्चर हो चुके हैं, तीनों लेक्चर पढ़ लीजिए एक ही तीनों नहीं सुने मैंने। मैम आप बार बार सुनेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता है। कंसेप्ट ये है कि कई बार समझना पड़ेगा, वो कई बार सुनना कंसेप्ट पड़ेगा। ये है कि इन जो है भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप माने स्ट्रक्चर का कोई स्वरूप है, उसमें जो ऊर्जा है वो हमारी ही है यांग स्वरूप। तो जब आप अगर रक्त है तो रक्त ब्लड है, इन रूप, इन स्वरूपा है, और उसमें जब रक्त बहता है तो बहने की ताकत कौन देता है? यांग। बहने की ताकत की देती है, यांग देती है, तो ये देती है। लेकिन रक्त रख दीजिए, रक्त का बह जाएगा। उसी तरह मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, कोई आपने पदार्थ खाया वो तो आपका पदार्थ है, इन है, लेकिन जब उसको चबाने के बाद उसको कोई एनर्जी एंजाइम मिले और वो कुछ कन्वर्ट हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, वो दिस मेटाबॉलिज्म इज यांग। तो अगर मेटाबॉलिज्म कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो यांग की प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है, वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे हम लोग को धीरे धीरे करके, और फिर हम लोग इन सबको पढ़ रहे हैं और इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये चीज है, अगर ये हो रहा तो ये करें, ये हो रहा तो ये करें, ऐसे होगा। ऐसा मत सोचिए कि 2 ही सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर में 4 महीने, कोई 10वें सेमेस्टर के बाद ही क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि पहले आप याद रखना पड़ेगा इन यांग। और आपको किसी स्ट्रक्चर, जैसे अभी सरिता जैन मैडम ने पूछा कि इन यांग क्या है, अब इन यांग एक ऑर्गन में इन भी होगा, यांग भी होगा, और ये पहला लाइन लिखा हुआ है उसमें कि वो जो इनमें यांग के बीज होते हैं, यांग में इन के बीज होते हैं, वो इसीलिए कहा गया। अब उसको अगर आपने कैजुअली पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ाना, उसको महसूस करिए कि इनमें यांग के बीज का अर्थ क्या है। कि आप चलती हैं कि कौन ताकत है, आप खुद चल रही हैं तो कौन सी ताकत है, इनकी है कि यांग की? यांग सर। यांग चल रहे हैं तो यांग है। आपकी मोटाई है, आपकी चौड़ाई है, आपकी लंबाई वो है, ये है वो इन हो गई। सर। सीधे सीधे इसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल लेके समझने से तो समझ जाएंगे, सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं। सब उसको समझिए, लेकिन इन हाँ। यांग, देखिए फिर बार कर रहा हूँ, इन यांग एक बड़ी अवधारणा है, उसको इतना इसको साधारण कहीं इंटरप्रेट मत करिए, बड़ी अवधारणा है, प्रकृति की सत्ता है, उस सत्ता के अनेक रूप हो सकते हैं। इन यांग की शक्ति ऊपर आकाश में जाने के मतलब यांग, ऊपर से जो ऊर्जा आ रही है वो यांग ऊर्जा है, नीचे से जो ऊर्जा आ रही है इनकी ऊर्जा है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। गर्मी आ रही है तो वो यांग है, सर्दी है तो इन है, सिकुड़ा हुआ है तो इन है, फैलाव है तो यांग है। यांग भागना चाहता है। अब आपको ट्राइवर्जन थ्योरी में जब बताएंगे तो उसमें भी यही कंसेप्ट है, इसी तरह कंसेप्ट है, होमो हेट्रो न्यूट्रो न्यूटो, इसी पर पूरी अवधारणा है। तो ऐसे ही अवधारणा हमारे उसमें आएगी, एक एक को समझ, देखिए किसी को छोड़िए नहीं, समझिए धीरे धीरे और स्टेप, तब आप समझेंगे। सर इट मींस ये ऊपर से जो ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी यांग, हमारी बॉडी में जो कॉस्मिक एनर्जी आती है तो वो यांग एनर्जी होगी। यही तो यांग ऊर्जा ऊपर से आती है, लिखा हुआ है जी। नीचे से ऊर्जा, अर्थली ऊर्जा, ये अर्थली जो ऊर्जा होगी वो क्या कहेंगे? आपके अंदर जो धैर्य नजर आ रहा है सर बताने का, जो इसको क्या कहेंगे, यांग कहेंगे, इन कहेंगे? क्या चीज? ये बैलेंस ऑफ इन एंड यांग, बैलेंस ऑफ स्पीच जो है, बैलेंस ऑफ इन एंड यांग। हाँ, इन और यांग में क्या कहेंगे, यांग कहेंगे? नहीं, जो बोल रहा हूँ तो यांग है। हाँ, और जो फंक्शन होगा ना ये, जो धैर्य का स्थिति है, एक धैर्य होता है और एक चंचलपन, मतलब एक धैर्य इन है, और जो 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 बेचैनी से वाचालता यांग है। अच्छा, मतलब जो ये चीज चाहिए सर, ये फार्मूला बताइए मुझे, ये आई वांट दिस, ये धैर्य वाली चीज चाहिए मुझे, बहुत कमी है इसकी। समझ रहे हैं सर, लेकिन तब तो चैप्टर फिर चैप्टर तो ना होगा हम लोग की अलग से बात करेंगे कभी सर।
अब नहीं, नोट कर धीरे लिया है, धीरे अलग से धीरे बात करेंगे। धीरे धीरे समझिए। अपने ज्ञान को जब बढ़ाएंगे तो आप लोग खुद ही दूसरों को बताने लगेंगे बहुत चीजें। राइट सर। ये कंसेप्ट है स्टैटिक। जब स्टैटिक की बात, पोटेंशियल एनर्जी इन है, काइनेटिक एनर्जी यांग है। बाहरी राइट वातावरण में जो वो यांग है, अंदर अगर आप दृढ़ रह रहे हैं तो स्टैटिक है। स्टैटिक माने इन है। तो जहां आपने कहा स्थिरता, कहा कि धैर्य, कहा धैर्य माने स्थिरता, तो इन है। और राइट सर। वाचालता, ठीक वाचाल हो है? गया यांग। हाँ, अब मतलब ये, और ये मैं बार बार कहता हूं, ये सब यहाँ क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी ग्रुप में देखें, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, न इन पर, न यांग पर, न कहाँ पर, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यही मैं सर बार बार कह रहा हूँ। सबसे बड़ी यही तो प्रॉब्लम है। उसमें उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था। जब क्लास देखिए, क्लास चल रहा है, हम लोग जो इन यांग पे पूरा बहस कर रहे हैं, और इन यांग पे कितने लेक्चर हो चुके हैं, उनको सुनिए, बहस करिए, बात करिए कि ये क्यों है। सर जब क्यों बारिश होती है तभी बबूले उठते हैं। जब है? बारिश होती है तभी बुलबुले उठते हैं। नहीं, मतलब वहां भी देखिए, मेरा कहना ये, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम लोग कोर्स नहीं पूरा करा पाएंगे। कोर्स नहीं ठीक पूरा है सर। पाएंगे तो अल्टीमेटली कोई काम नहीं होगा। सर वाकई में इन और यांग आज तक 3 साल हो गए मुझे इस पे रह के, पर ये कंफ्यूजिंग बना रहता है। इन यांग कभी चलिए सर आगे समझ बढ़ते हैं। में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए। सर, एक मिनट मुझे भी दे दीजिए, मैं भी अपनी भड़ास निकाल लूं। सर हरविंदर इसमें सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को वाहेगुरु नमस्कार। वाहेगुरु। आगे चलें। सर मैं कहना चाहता था, अगर किडनी की यांग की कमी होगी तो फंक्शनैलिटी में कमी आ जाएगी और बॉडी पे एडिमा आ जाएगा। ऐसे उदाहरण दे के अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैडम भी तृप्त हो जाएंगी, हमें भी लाइट मिल जाएगी जी। थैंक यू। एक स्टेप और आगे सोचिए, जब आपको विचार करना है तो और आगे सोचिए। अगर यांग में गड़बड़ी होगी तो इन भी गड़बड़ी होगी। अगर आप मोटापा अधिक हो जाएगा तो आपका मोटापा इन बढ़ा, तो मोटापा बढ़ने के बाद आपका यांग भी घट से परिवर्तित होगा, क्योंकि आप मूवमेंट कम करेंगे। और अगर आप मूवमेंट अधिक कर रहे हैं तो मोटापा घटेगा। इसका मतलब कि आपका इन भी बदलाव होगा। तो ये बहुत अच्छा क्लियर हुआ सर, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए जी जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अब हम आगे सेकंड पढ़ेंगे, वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति किस तरह का दिखता है, उसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो इनका डार्क फेस होता है, सांवला रंग होता है, और लंबा पुतला होता है, लंबा दुबला पतला शरीर होता है इसका, और चौड़े कंधे होते हैं, हड्डियां इनकी बहुत मजबूत होती हैं, और इसकी बैक जो होती है सीधी होती, कमर एकदम, कमर पीठ और बिल्कुल सीधी होती है, और कड़ा श्रम करने वाले होते हैं, ये मेहनत बहुत करते हैं, और ये चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा ये चिंता करते हैं। अगर कोई लंबा या पतला दुबला नहीं है तो इसका मतलब उसे लिवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि वुड टाइप को कॉन्स्टिट्यूशन में, वुड में हम लिवर आता है, तो लिवर की प्रॉब्लम हम उसे देख सकते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम उसे हो सकती है। तो इसे भी वुड का ये जब खाना शुरू करता है तो मोटा हो जाता है बहुत, और इंस्टेड ऑफ टॉल स्लेंडर बॉडी, मतलब अगर ये वुड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जब बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता है तो ये मोटा हो जाता है, और ये इसके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो इसका कारण लिवर फायर का बढ़ना होता है। या पहले तो हम इनका सिम्टोमेटिक उपचार देंगे कि अगर जो प्रॉब्लम है उसका उपचार करेंगे, और जब उसको आराम मिल जाएगा तो उसके बाद में हम इसका वुड का उपचार करेंगे, लिवर का उपचार करेंगे। तो अगर उसके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो वुड में अग्नि, लिवर में लिवर फायर बढ़ी हुई है, तो उसको घटाने के लिए हम ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, लिवर 2, लिवर 3, GB13, GB20। ये हम सेडेट पॉइंट, सारे चारों पॉइंट हम सेडेशन करेंगे। ये पॉइंट्स माइग्रेन के पेन के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं। माइग्रेन जब पेन होता है तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द होता है, तो हम इस पर उपचार देंगे तो उसे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। लिवर 2, लिवर 2 फायर पॉइंट है, लिवर 3 अर्थ पॉइंट है, और GB13 है कि लिवर की इन ऊर्जा को स्टेबल करके सभी प्रकार के वात दोषों का शमन करता है। इसको सेडेट करने से लिवर की यांग घटती है, मन को शांति मिलती है। GB20 वात का तालाब कहलाता है, इसको सेडेट करने से लिवर की फायर घट जाती है, और ऊपर की ओर आक्रमण करने वाली जो लिवर की है वो शांत हो जाती है, और आंख और कनपट्टी का पेन भी इससे ठीक होता है। तो हम इन पॉइंट्स को सेडेट करेंगे। अब है
वो टाइप में अगर वुमेन है कि कोई लेडी है उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं या उसको रक्त की वॉमिटिंग हो रही है, नाक से भी कई बार हमें गर्मी होती है या किसी कारण से गर्मी से हम बोलते हैं कि नोज से ब्लीडिंग होने लग जाता है, तो उसमें लिवर ब्लड स्टेसिस का हम उपचार देते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं लिवर 3, GB34, UB17, UB18, UB20, SP10 और CV6। ये CV6 के अलावा हम सारे पॉइंट्स को सेडेट करेंगे। CV6 ऊर्जा का सागर है, तो इसे हम टोन करेंगे और बाकी सारे पॉइंट्स को हम सेडेट करेंगे। तो इस तरह से हम वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम उपचार करेंगे। अगर इन बिंदुओं से पूरा लाभ नहीं होता है तो लिवर 3, लिवर 13, लिवर 14, GB34, TW6 और P6 ये इसमें ऐड कर देंगे। इन्हें भी हम सेडेशन लेकर उपचार करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फायर टाइप। फायर टाइप को कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यक्ति होता है उसका रेडिश फेस होता है, उसका जो फेस होता है वो रेडिश लाल रंग का फेस होता है, लालिमा युक्त तो चेहरा होता है, उसका छोटा नुकीला सर होता है, ठुड्डी उसकी नुकीली सी होती है, कर्ली हेयर होते हैं, घुंघराले बाल होते हैं उसके या सर पे बाल बहुत कम होते हैं और इसमें देख लीजिए पहले चित्र देख लीजिए, वुड वाला भी देख लीजिए लंबा पतला, फायर टाइप आप देख लीजिए ऐसे है ना, तिकोना चेहरा उसमें पहरे है ना, ये इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए मेटल टाइप का ऐसा होगा, कंधे चौड़े इस तरह दिखाई पड़ेगा और अर्थ टाइप में देखिए कंधे उससे स्लेंडर, ठीक है। आगे आप पढ़िए, चलिए। फायर टाइप में हाथ छोटे होते हैं और वो तेज चलता है, अगर वो धीरे चलने लग जाएगा तो हम उसका हमें उपचार करना पड़ेगा क्योंकि उसमें एनर्जी की कमी हो गई है और वो बहुत तीव्र होता है, ऊर्जावान होता है, सक्रिय होता है और जगत के धन में उनकी रुचि ज्यादा नहीं होती है, निस्वार्थी लोग होते हैं वो और वो सुंदरता के उपासक होते हैं। उनका जीवन अक्सर छोटा होता है, बहुत लंबी आयु उनकी नहीं होती है फायर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों की। उनकी जो ब्लड वेसल्स और ब्लड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर फायर टाइप का व्यक्ति तेज सुंदरता को उपासक नहीं, प्रशंसक इसमें लिखा हुआ है, उपासक नहीं, उपासक अलग चीज है, प्रशंसक है, मतलब वो ब्यूटी कंसेप्ट के हिसाब से, उपासक नहीं है। हेलो, जी सर, जी सर। उपासक नहीं, उपासना नहीं। उपासक और प्रशंसक में क्या फर्क हुआ? छोड़ो, बहुत बहुत अंतर है, प्रशंसक है, मैडम मैं बता दूं, उपासना है। सर मैं बता दूं मैडम को, बता दीजिए। मैडम आप सोचो कि आप ही हो, ठीक है जी, ये अग्नि टाइप के, तो आप सुंदर होगे तो आप सोचोगे मेरी प्रशंसा करते रहे, ऐसे ही सर। ऐसे सर मेरे ऊपर ले लीजिए इसको, कोई बात नहीं, हम आपस में एक दूसरे में कोई बात नहीं, वो तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ठीक है क्या? अब इस पर बहुत अधिक नहीं, उपासना अलग चीज है, प्रशंसा अलग चीज है, ठीक है। उपासना बहुत गहरा शब्द है, गहरा है, उस पर गहराई काफी है। प्रशंसा जो है आपको नॉर्मली आप कहिए किसी को आपने अप्रिशिएट किया, वो दैट इज प्रशंसा, लेकिन उपासना अलग, ठीक है, इसलिए उपासना शब्द नहीं। एनीवे, तो उपासना मतलब पूजने किसमें आएगा उपासक? नहीं, वो दो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सकता है, ऐसा मत बोलिए, इसीलिए हम उसमें बहस में नहीं जा रहे हैं, हम केवल शब्द पे जा रहे हैं कि प्रशंसा अलग चीज है, उपासना अलग चीज है। यहाँ प्रशंसक है वो कह रहा, ठीक है, उपासना नहीं कह रहा, ठीक। आगे अगर अग्नि प्रधान फायर कॉन्स्टिट्यूशन अग्नि प्रधान संरचना का व्यक्ति धीमे चलने लग गया, वो तेज बहुत चलता है, तो इसका मतलब है उसके हार्ट में, क्योंकि फायर में हमारा हार्ट आता है, फायर जो हमारा फायर टाइप है उसमें हार्ट आता है, तो हार्ट में उसकी ऊर्जा की कमी हो गई है और उसके जीभ के मध्य से नोक तक एक सीधी रेखा बनेगी, तो हार्ट की डेफिशिएंसी हो गई है, ये हार्ट का मुख्य लक्षण है। तो हम इसमें अगर डेफिशिएंसी है तो नेचुरल है कि हम उसको टोन करेंगे। तो H5, P6, CV6, CV17, UB15 ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। इसमें H6 मानसिक उग्रता घटाता है और H8 फायर पॉइंट है, फायर कम हो जाएगी इससे सेडेट करने से। H9 जिंगवेल पॉइंट है, CV6 ऊर्जा का सागर है। अब
अग्नि प्रधान संरचना के व्यक्ति अगर को हाई ब्लड प्रेशर, अक्सर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है क्योंकि अग्नि बहुत ज्यादा है, तो ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता है। तो उसको 2 प्रकार की मानसिक बेचैनी होती है। एक तो इसमें बहुत ज्यादा उपचार में फर्क नहीं है, लेकिन हम उसको देखकर पता कर सकते हैं। बहुत उसको बेचैनी हो रही है, बहुत उग्रता हो रही है, पूरा शरीर गर्म हो रहा है, रक्त की प्रधानता है, तो बहुत हार्ट में अत्यधिक गर्मी है। तो ये सारे पॉइंट हम ये पॉइंट्स हम कुछ पॉइंट्स इसमें शेडेड हैं, कुछ पॉइंट टोन है। H7, H8, H9, CB15 ये 4 पॉइंट इसमें शेडेड हैं, और SP6, K6 ये दोनों पॉइंट इसमें टोन होंगे। और अगर एक साधारण बेचैनी, अनिद्रा, चौंकने, कई बार एकदम सोते सोते एकदम से चौंकते हैं, तो वो भी हार्ट में हीट बढ़ी हुई होती है, उसके कारण होती है। सपनों से बाधित नींद में सपने बहुत ज्यादा आते हैं, तो हार्ट में अग्नि बहुत ज्यादा होती है, तो उसके कारण होता है। तो यही पॉइंट, सेम पॉइंट है, H7, H8, H9, CB15 सेडेड और SP6, K6 टोन। ये सारे सर मैं सही बता रही हूँ इनको? ठीक है, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है उसमें। जो है देखिए, एक उसमें हृदय में अत्यधिक गर्मी है, इसमें अग्नि के अतिरिक्त, दोनों में है। पॉइंट दोनों में वही यूज होने चाहिए, लेकिन बस अलग से पॉइंट दोनों में यूज वही होने चाहिए जो पहले उसमें है, क्योंकि उसमें हार्ट हीट यहाँ पड़ी हुई है, हार्ट हीट तो बढ़ी हुई है। तो H7, H8, CB15 ये सेडेट होंगे, SP6 और K6 टोन हो जाए। जी सर। वही पॉइंट है। अब ये चौथा है अर्थ टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थ टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन के लोग थोड़े से सांवला रंग होता है, स्थूल काय होते हैं, थोड़े स्टर्ड से दिखते हैं, सर बड़ा होता है, पैर भी उनके बड़े होते हैं, जो थाइज होते हैं वो जो मोटी मोटी होती हैं, और जबड़ा उनका चौड़ा होता है। और ऐसा व्यक्ति धीमे धीमे चलता है, अगर तेज चलने लग गया तो उसका मतलब उसमें प्रॉब्लम आ गई है, उसकी कहीं ना कहीं उसकी एक्सेस कंडीशन हो गई है। और जीवन में बहुत ज्यादा एम्बिशन नहीं होती है, बहुत उदार होता है, शांत होता है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। अगर मसल्स कमजोर हो गई हैं तो इसका मतलब अर्थराइटिस हो गया है, या फिर रूमेटिज्म आम बात से ग्रसित हो जाते हैं। अर्थराइटिस में तो हमें हड्डियों में पेन होता है, और जो रूमेटिज्म है उसमें जो हम कई बार देखेंगे तो उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, जो इस तरह से होती हैं, फैल जाती हैं, या फिर इस तरह से हो जाती हैं, बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, और इनका दिमाग मोटा होता है। तो ये अर्थ टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और इसका मतलब है हमें स्प्लीन पे इनका उपचार देना है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, और स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण ये होता है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो जीभ के बीच के पास के दोनों किनारों में सूजन आ जाती है, और जीभ में छोटा आड़ा क्रैक भी आ जाता है, इसमें भूख घट जाती है, लूज मोशन हो जाते हैं, खाते ही पेट भारी हो जाता है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी से ये डैंड्रफ में भी ये पॉइंट बहुत अच्छे रहते हैं। स्प्लीन की अगर डेफिशिएंसी है तो हम डैंड्रफ में भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगा सकते हैं। ब्रेन पावर भी बढ़ाता है। पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स को लगाएंगे, तो ये बहुत मेरिक्लस पॉइंट्स हैं। तो SP3 ये पॉइंट हमें याद कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत काम आते हैं स्प्लीन की डेफिशिएंसी के, इंडाइजेशन के लिए ये पॉइंट बहुत काम आते हैं। SP3, SP6, ST36, CB12, UB20, UB21 ये सारे पॉइंट को हम टोन करेंगे। अब पृथ्वी तत्व में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई तो बवासीर, वेरिकोस वेन कई बार बहुत प्रॉब्लम में हो जाता है, तो ये इसके लिए भी हम इस उपचार को दे सकते हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो शिरा, स्फीति, गुदा या यूट्रस का बाहर निकल जाना, क्योंकि स्प्लीन हमें होल्ड करती है, किसी भी ऑर्गन को होल्ड करती है। तो अगर कोई भी ऑर्गन अपना स्थान छोड़ देता है, बाहर आ जाता है, तो वो स्प्लीन का हम उसको स्प्लीन की को उठाने के का उपचार देते हैं। तो ये हम इसका उपचार देंगे SP3, SP6, ST21, ST36, GB1, GB20, CB6 ये सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमें ठीक हो जाएगी। और शरीर में अगर जगह जगह काले दाग पड़ रहे हैं, क्योंकि काले दाग पड़ रहे हैं तो इसका मतलब भी हमें स्प्लीन की प्रॉब्लम हो रही है। तो स्प्लीन मूत्र के साथ में ब्लड आ रहा है, मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी तत्व पर रक्त का बांध नहीं बन रहा है, मतलब रक्त रुक नहीं रहा है, रक्त रुक नहीं रहा है। कंट्रोलिंग पावर
कंट्रोलिंग पावर, जी सर। तो कंट्रोलिंग पावर इसमें स्प्लीन की कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने के लिए हम SP1, SP3, SP6, SP10, ST36, CV12, UB17, UB20, UB21 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मेटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह जानकर धीमे चलने वाला, धीरे धीरे चलता है, तेज आवाज होती है इसकी, चौड़ी चौकोर छाती होती है, सुदृढ़ गर्दन वाला होता है। हम इसका चेहरा देखेंगे तो ट्रायंगल शेप का होगा, तो हम पता कर लेंगे कि मेटल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है। जब तेज चलने लगे या धीमे बोलने लगे, ये क्योंकि ये बोलता बहुत तेज आवाज वाला होता है, चलता बहुत धीमे है, और अगर तेज चलने लगे, धीमे बोलने लगे, तो हमें समझना चाहिए कि वे बीमार हो गया है। जीभ पर लंग्स के क्षेत्र में जब 2 आड़ी रेखाएं बन जाएं, तो समझना चाहिए कि लंग्स वीक हो गए हैं। मेटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति धीमे बोले तो ऊर्जा घट गई है। तो लंग्स हमारे गाल को भी बताते हैं। मौसम बदलने पे भी हम लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार देते हैं। यहाँ पे लंग्स की डेफिशिएंसी का उपचार है, इस मौसम बदलने पर भी दे सकते हैं। और पिचके गाल अगर पिचक गए हैं, तो वो इसका मतलब है लंग्स की डेफिशिएंसी है। तो ये यहाँ पर लिवर 7 लिख रखा है, उसकी जगह हम LU7 करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। LU7, LU9, CV6, UB13, GB12 और ST36 इन सारे पॉइंट्स को हम टोन करेंगे। तो ये हम टोन करेंगे तो लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट्स जब भी मौसम बदलता है, हम 7 दिन, महीने में 7 दिन लगा लेते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। CV12 तो नहीं है मैडम, GB12 वाला? GB12 है सर। अच्छा, CV12 वैसे स्टमक का पॉइंट है ना, इसलिए बोल। नहीं सर, सॉरी सर, शायद मैंने गलत बोल दिया। GB12 नहीं, GB12 तो है, मैं इसमें लिखा तो है GB12, मैं कह रहा हूँ कि CV12 तो नहीं है ये वाला, उसमें नहीं जरा। सर, CV12 नहीं है। चलिए सर ठीक CV6 लिखा, बट इट इज GB12 ओनली। है, GB12 CV6 है। CV6 है, CV12 नहीं है सर इसमें। नहीं ये हम लिवर 7 की जगह LU7 इसे करना है हमें। हाँ वो हाँ, ठीक तो इंग्लिश वर्जन में तो LU लिखा है। है। लंग्स वाले जी। लंग अब ठीक। प्रत्येक रोगी को ध्यान से देखकर उसकी संरचना का पता लगाएं। ये 5 कॉन्स्टिट्यूशन हो गए। अब उसकी संरचना का पता लगाएं, उसकी कद काठी देखने, चाल ढाल, हाव भाव, रंग, वर्ण, ये सब देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है। और पहले हम उसका सिम्टोमेटिक उपचार करेंगे, और उसके बाद में जब ठीक होने लगी, तो फिर हम उसकी जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरह से हम उसी लेवल का उसका उपचार देंगे, ताकि रोग बार बार लौट कर ना आए। अदरवाइज अगर हम सिर्फ सिम्टोमेटिक उपचार दे देंगे, तो रोग बार बार लौट कर आ जाएगा। अब है चेंजेस इन द ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। शरीर में चेंज कई बार लॉन्ग टर्म होते हैं और कई बार शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म चेंजेस धीरे धीरे लंबे समय में बहुत बॉडी एकदम चेंज हो जाती है। कई बार एकदम शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं, एक्यूट टाइप में चेंज हो जाते हैं। तो इसके अब हम आगे इससे संबंधित हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी शेप में सबसे पहले अगर लंबी अवधि में परिवर्तन शरीर के अंदर के रोगों की ओर संकेत करता है। तो मैम। जी सर। जी सर। हाँ, अब वो टाइम हो गया है, तिवारी ज्वाइन कर चुके हैं जी यहाँ सर, ठीक है। से जो है बी में। ठीक है। जी सर, जी सर। हाँ, थोड़ा सा सर एक क्वेश्चन है जाते जाते। सर अगर अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में डिप्रेसिव वीपिंग कर रहा हो तो क्या करें? नहीं, तो अब कोई आवश्यक नहीं कि अर्थ वाला क्या कर रहा हो। अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जैसे बावला रंग हो, है ना, तो वृद्धावस्था का अधेड़ उम्र का व्यक्ति डिप्रेशन में अगर रोता है कमजोरी के कारण, बॉडी वीकनेस के कारण, वो देखिए लास्ट में, देखिए हर में ये पॉइंट कहा गया कि सारे शरीर में और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति होगा, एज पैटर्न पे काम करता है। लास्ट एज जो बात की एज है, एजिंग प्रोसेस में हमेशा किडनी प्रभावित होती है। तो आप का ट्रीटमेंट तो हमको देना ही देना है, वो आप कोई गुड कॉन्स्टिट्यूशन हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, किडनी पर जरूर दीजिए। जैसे ब्रेन की डेफिशिएंसी आ रही, ब्रेन डीजनरेट हो रहा है, बुढ़ापे में एट्रोफी हो रही है, और डिप्रेशन में जाता है और रोता है बार बार। हाँ, तो वो देखिए स्प्लीन भी प्रभावित करती है विचारों को।
जी स्प्लीन जो है विचारों का नियंत्रक है जिसमें हिसाब से। ओके ओके सर और आपको किडनी जो है ये ऊर्जा जी सबको दे रही है, तो यानी वो ठीक है ब्रेन का पोषण भी वही कर रही है, बोन मैरो का पोषण वही कर रही है, मज्जा का पोषण वो कर रही है, मज्जा वहां पर है ब्रेन में। जी सर। ओल्ड एज में चिल के अटैक ज्यादा होते हैं बुढ़ापे में। चिल के रहेंगे तो आप उसमें उसको ये वाला किडनी वाला जब लगाएंगे तो लंग्स जी का भी आपको, लंग्स में भी बीमार हो जाती है, धीमी आवाज हो जाती है, तो लंग्स और किडनी तो बहुत तेज प्रभावित होती है, तो उनकी वजह से सारा बैलेंस बिगड़ जाता है ब्रेन जी का। सर और हार्ट को देखो, हम लोग हार्ट को भी टच करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हार्ट को हम लोग फिर उसमें सीट से ठीक करें, क्योंकि हार्ट में कभी एक्सेसिव एनर्जी हो जाए तो भी नुकसानदेह है, इसलिए हम लोग उसको बहुत अधिक, जब तक स्पेसिफिक मालूम ना हो उसके सिम्टम, तब तक हार्ट पे हम लोग टोन करने की बात तभी करते हैं जब बहुत वीक हो। ठीक है सर, स्पीड सेफ है बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये वाला सेफ है, स्प्लीन सेफ है। लेकिन स्प्लीन डिफिशिएंट होगी तो किडनी तुरंत, वो लीवर तुरंत अटैक कर देगा और आपको लूज मोशन करा देगा, कभी आपको ऊपर टंग जो है आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब वाटर का वो कंट्रोल, वो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो नहीं कर पाएगा लिक्विड का। ठीक तो है ये स्प्लीन के लक्षण है। और स्प्लीन के लक्षणों में यही, जैसे डायरिया हो गया, कभी आपको पैरों में स्टमक में सूजन हो गई, स्टमक एरिया में, तो भी स्प्लीन जिम्मेदार है। तो जी, बस बुढ़ापे की एक्सट्रीम एज की समस्याएं, जैसे चल नहीं पाते, ज्यादा डरते हैं गिर ना जाएं, है ना जी, तो कमजोरी है एक्सट्रीम, और लगता है कि जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब इससे तो मरना अच्छा है, ऐसी बातें दिमाग में आती हैं। हाँ, तो वो भी है, मानो उसमें विचारों का कंट्रोलर स्प्लीन है। सर मुंह की ड्राइनेस भी स्प्लीन की वजह से हो सकती है? मुंह की ड्राइनेस भी स्प्लीन की वजह से हो सकती है? मुंह सूखना, रात में सोते वक्त बार-बार नहीं, मुंह सूखना? ना, तो हीट की वजह से है, वो हीट की हीट की वजह से वो, और किडनी इन और किडनी आउट प्रभावित करता है उसको। सूखना मतलब स्टमक कोई हीट पड़ी हुई है, यांग पड़ी हुई है। नहीं, सोते वक्त मुंह ड्राई होना, बार-बार सूखना, बार-बार पानी की इच्छा होना। सर बाकी सबका माइक ऑफ करवा दीजिए, क्वेश्चन वालों को ऑन करवा दीजिए खाली। वो मैडम यही सब तो नहीं हो सकता है ये सब, क्योंकि बाद में सब सर वैसे इसमें ना हमें ये करना चाहिए कि जिससे क्वेश्चन पूछना हो वो हैंड राइज करे और तब अपनी बात रखे, बाकी सभी अपने माइक बंद कर दें। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि सर आवाज भर आ जाती है, फिर कुछ भी नहीं समझ में आता। चलिए हम लोग जो है, एक सेकंड, तो हम लोग देखो नीतू जैन मैडम को सुना हम लोगों ने, और हम लोग इसको देखिए, प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रश्न आप डालिए वहां पर, ग्रुपों में कोई प्रश्न नहीं आता, ग्रुप में कोई डिस्कशन नहीं होता, ग्रुप में जो जितनी बातें यहाँ पर होती हैं, बढ़िया बातें, वो सब बढ़िया बातें वहां भी होनी चाहिए। आपस में डिस्कशन करिए, उसमें एक आध सीनियर होंगे, एक दो लोग जूनियर होंगे, बराबर के कुछ होंगे, खूब लड़िए बढ़िए, वहां पर लड़िए खूब आराम से, कि हमारे ये पॉइंट नहीं आप पढ़ा नहीं है आपने, ये किडनी इन होगी, वो किडनी इसे कोई बोलेगा ना, ये किडनी इन हो, किडनी बोल यांग होगी, कोई बोलेगा इसेंस लगाइए, ये करिए, यही नॉलेज को बढ़ाने का लिए इसी में होता है। ऐसे तो हम लोग करते थे, आप लोग हर लोग पढ़े होंगे ना, कोई इंटरमीडिएट बीएससी बीए सब लोगों ने किया होगा, ये ऐसे लड़ते थे, नहीं वो कहाँ पर है, तुमने कहा ये गलत कहा, हम वहां पर लगाओ, यहाँ पे करो, वैसे पॉइंट पे करिए, उससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, आपको लगता होगा नॉलेज बढ़ेगा उससे, आप तुरंत किताब देखोगे कि नहीं किताब में तो ये लिखा हुआ है, तो तुरंत आपको क्लैरिटी होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ग्रुप बहुत बढ़िया, वो ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो ग्रुप डिस्कशन कहीं कंपटीशन में आते हैं वो उसका कारण वही है, दैट इज ग्रुप टू डिस्कस इज। होता क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ दिया, आप लोगों ने इंडिविजुअल आ गए, अचानक नीतू जान अभी तिवारी जी आ जाएंगे, तिवारी जी से 2-4 प्रश्न खत्म हो गया, फिर आप लोग बैठ गए अपने घर में मत बैठिए। ज्ञान को मैं बार बार कह रहा हूं, थेरेपी पहला मेरा सिद्धांत है, पहला ज्ञान, दूसरा कर्म। तो ज्ञान क्या है, बोलिए कोई एक बार बोलिए, आप बोलिए कोई ना, ज्ञान क्या, अरे व्हाट इज ज्ञान, ज्ञान कहाँ मिल रहा है हमको, आपके पास बैठ के? नहीं, हमारी बातों से नहीं मिल रहा है, वो किताबों से मिल रहा है, किताबों से ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान बटोरिए। कर्म क्या है,
कर्म शक्ति क्या है? प्रैक्टिकल। जब कहा गया कि आपको कहा गया कि इंडेक्स फिंगर में आपको लंग्स मेरिडियन है तो आप उसमें करिए। आपको कहा गया कि पैरों में 2 खून ऊपर यहाँ पर है, वहां पर करिए। ये कर्म है। तो ज्ञान शक्ति को पहले लीजिए, फिर कर्म शक्ति को लीजिए, और दोनों का अद्भुत समन्वय जिस दिन हो जाएगा तो आप लोग सब बहुत बड़े थेरेपिस्ट कहलाएंगे। ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का अद्भुत समन्वय करना है आपको, यही मैं चाहता हूं। ज्ञान शक्ति कमजोर ना हो, तुरंत बोले चैप्टर इसमें, ये चैप्टर में यहां पर लिखा हुआ है। कोई ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि ये कहां पर है। किसी विषय पर भी एम्प्टी हीट तो तुरंत बता दीजिए एम्प्टी हीट क्या है। अभी एम्प्टी हीट में अभी इसी उसमें आया था सेकेंड सेमेस्टर में एम्प्टी हीट क्या है, और एम्प्टी हीट हम लोग 2 बार 3 बार पढ़ चुके हैं, वो नहीं स्टूडेंट्स में। तो अगर हम लोग एम्प्टी हीट, एम्प्टी कोल्ड, फुल हीट कंडीशन नहीं जानते हैं और इसको हम लोग बात पे रखते हैं तो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि फिर तब सिर्फ थेरेपी में और आगे बढ़ चुके होंगे। उसको पहले समझना है, जल्दी समझना है। वो तो बेसिक वो है। शुरू के देखिए चैप्टर नंबर 2 पर है सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर वाला पूछे कोई समझ में आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी हीट क्या होती है वो बिल्कुल तय है, बहुत बढ़िया। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको एम्प्टी हीट सेकेंड चैप्टर में ही है, वहां आप नहीं समझेंगे तो फिर एम्प्टी हीट हमेशा 5वें 6वें सेमेस्टर में एम्प्टी हीट आएगी तो कहीं एम्प्टी हीट कंडीशन क्या है, फिर आप तुरंत आएंगे, लौट के उसी में आना पड़ेगा। इसी और कहीं नहीं है, एम्प्टी हीट कहीं दिखा नहीं है। तो ऐसे करना है। ग्रुप में जाइए प्लीज, जितने लोग, जो लोग ग्रुप में न जुड़े, मैं बार बार कह रहा हूं कि बताइए, उनको जोड़ दें। अब क्योंकि अब मेरे लिए मुश्किल हो गया ना कि कौन सा ग्रुप में कौन आदमी है। एक आध हम उसमें रिशफलिंग कर रहे हैं कि एक आदमी सीनियर रहेगा और उसमें जो है 2-3 लोग सीनियर रहेंगे, वो अपना आपको करेंगे। आपस में खूब वहां बतियाइए में समझ रहे हैं ना, चैटिंग, ठीक है। तो हम लोग जो है इस वीडियो को शेयर करें। नीतू जैन मैडम को आज जो है यहीं पर हम लोग रोक रहे हैं, उनको और पढ़ाना है, तो हम लोग कोर्स को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे और हम लोग इस ग्रुप का सदुपयोग करेंगे, स्टडी ग्रुप का सदुपयोग करेंगे। और हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए, कौन सपने हमारे हैं? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तिवारी जी का स्वागत है, तिवारी जी ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू मैडम। थैंक यू धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू बढ़िया सर। नीतू, बहुत